हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं 2008 का एक बहुत ही इन्फेमस केस जो कि आज से 15 साल पुराना है। भले ही ये केस 15 साल पुराना है, बट आज भी इंडियन हिस्ट्री में ये सबसे ज़्यादा यूनिक केसेस में से एक है एंड इसका नाम है अमरोहा मर्डर केस। अमरोहा मर्डर केस समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के बावनखेड़ी गाँव। एक दिन 14 अप्रैल 2008 को रात के 2 बजे अचानक से किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। वो मदद मांग रही होती है। ये चिल्लाने की आवाज इतनी ज्यादा भयानक थी कि मोहल्ले के लोगों की नींदें खुलने लगती है और वो अपने घरों से बाहर आने लगते हैं, ये जानने के लिए कि आखिरकार ये आवाज आ कहाँ से रही है। अगर किसी को हमारी मदद की जरूरत है तो हम उसकी मदद कर सके। यानी मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर ये पता लगाने लगते हैं कि एग्जैक्टली ये आवाज किसके घर से आ रही है, और वो जल्दी ही एक घर का पता लगा लेते हैं जहाँ से ये आवाजें आ रही होती हैं। ये उस घर के पास जाते हैं, गेट खटखटाते हैं। एक लड़की गेट खोलती है एंड उन्हें अंदर आने को कहती है। लड़की की हालत देख के मोहल्ले वाले ये पूरी तरीके से समझ चुके थे कि कोई तो गड़बड़ जरूर है, इस लड़की को हमारी मदद की जरूरत है। मोहल्ले वाले जैसे ही घर के अंदर आते हैं, वो लड़की बेहोश होकर जमीन में गिर जाती है। इसके बाद मोहल्ले वालों ने जो नजारा देखा वो शायद ही अपनी लाइफ में कभी वो भूल पाएंगे। पूरे के पूरे घर में लाशें ही लाशें बिछी हुई थी और यहाँ से लेके वहां तक सिर्फ खून ही खून नजर आता था। ये फैमिली एक जॉइंट फैमिली थी। इस फैमिली की रेप्यूटेशन मोहल्ले में बहुत ही ज्यादा थी। सारे के सारे मोहल्ले वाले इन्हें एक बहुत ही अच्छी फैमिली के नजरिए से देखते, ये देखते ही सारे के सारे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं एंड वो ये कोशिश करते हैं कि एक मेंबर जो इस घर का बच गया है उसको बचाया जाए, उसका ख्याल रखा जाए। तो ये टोटल 8 लोगों की जॉइंट फैमिली थी, जिसमें से 7 लोगों की डेथ इस घर पे हो चुकी होती है और एक ही सर्वाइवर बचती है जो चिल्ला चिल्ला के मदद के लिए पुकार रही होती है सभी को। तो इस बच्ची का नाम था शबनम और इस घर में जो 8 लोग थे उनका नाम था शौकत अली, जो शबनम के पापा थे 55 साल के, हाशमी जो शबनम की मम्मी थी 50 साल की, अनीस शबनम का बड़ा भाई था 35 साल का, अंजू अनीस की वाइफ थी 25 साल की, राशिद जो कि यंगर ब्रदर था, छोटा भाई था 22 साल का, राबिया जो कि कजिन थी 14 साल की थी, शबनम का भतीजा था जो कि सिर्फ और सिर्फ 10 महीने का ही था। इन सभी की लाशें घर पे पड़ी हुई होती है और उनकी बॉडी लगभग डिकैपिटेड होती है, मतलब अपने शरीर से धड़ अलग हो चुका होता है। देख के इतना भयानक ये सीन होता है कि मोहल्ले वालों में से एक मेंबर ने पुलिस वाले को फोन कर दिया एंड अब पुलिस इस क्राइम सीन पे जल्द ही आने वाली होती है। मोहल्ले के लोग शबनम की हालत सुधारते हैं, उसको पकड़ते हैं और अपने घरों पे लेके जाते हैं, लेके रखते हैं। पुलिस वाले इस क्राइम सीन पे अब पहुंच चुके होते हैं एंड उनको इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी होती है। इस पूरे के पूरे मास मर्डर्स में सिर्फ एक ही सर्वाइवर बचती है और वो थी शबनम। अब पुलिस को सबसे पहले तो उससे बातें करनी थी, फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू करना था। शबनम की हालत दिन पर दिन टाइम पे टाइम खराब होती जा रही थी क्योंकि उसने जो झेला था वो बहुत ही ज्यादा दुखद, बुरा और खतरनाक था। वो अपना ख्याल रख ही नहीं पा रही थी। पुलिस वालों ने थोड़ी सी मदद करी, उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया एंड इसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू करी शबनम से पूछताछ करते हुए। शबनम ने बताया कि वो बालकनी में सो रही थी एंड अचानक ही कुछ लोग बालकनी के रास्ते, छत के रास्ते घर पे एंटर करते हैं एंड घर वालों को इसी तरीके से बुरी तरीके से मार के भाग जाते हैं। तो पुलिस वालों ने सोचा कि जरूर ये डकैती या रॉबरी का केस हो सकता है। पुलिस वालों ने घर की अच्छे से तलाशी ली पर कोई भी ऐसा सामान जो कि वैल्यू का हो, जो कि यूनिक हो, जिसके पैसे मिल सके, ऐसा कोई भी ना तो सामान गायब था और ना ही इनके घर के पैसे गायब थे। तो ये तो अब साफ हो चुका था कि जो भी अटैक करने आए थे वो पैसों की वजह से नहीं आए थे। अगर वो पैसों की वजह से आते तो घर के इतने सारे लोगों को मार दिया तो एक जब वो और ले सकते थे और पूरा का पूरा घर लूट के जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस को ये चीज बहुत ज्यादा अजीब लगी कि कैसे इस घर में कोई एंटर कर सकता है, इतने लोगों को मार सकता है और भाग सकता है बिना कुछ लिए, बिना किसी मोटिव के।
पुलिस फिर भी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है एंड ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रही होती है। तो ये तो चीज़ अब फाइनल हो चुकी थी कि लगभग 7 लोगों की डेथ शबनम के घर पे हो चुकी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक और दिल दहला देने वाला है। शबनम की इस इंफॉर्मेशन के साथ पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है एंड जो 7 डेड बॉडी होती है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब इसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स शबनम ने दिए होते हैं पुलिस उसे एनालाइज कर रही होती है। शबनम का कहना था कि छत से कोई लोग आए, अटैक किया और वो चले गए। एंड ये इतना स्ट्रॉन्ग घर था जिसमें जो मेन गेट वो लोहे का था, इसके अलावा जो घर की प्रीमाइसेस थी उसका जो मेन गेट था वो लोहे का था। कोई भी इतनी लंबी दीवार छत में या बालकनी में जाने के लिए क्लाइम नहीं कर सकता इतनी इजीली। एक सिर्फ पाइप थी जिसमें अगर कोई 10 किलो का भी सामान रख दे तो वो पाइप अपने आप टूट के नीचे आ जाए। तो ऐसा कोई भी रास्ता नहीं था जिससे कि कोई भी इंसान छत तक पहुंच सके चढ़ के एंड छत के रास्ते जाके अटैक कर सके। तो ये एक थ्योरी तो कैंसिल आउट हो गई एंड कोई भी स्ट्रगल्स भी नहीं दिख रहे थे। शबनम की इस इंफॉर्मेशन के साथ पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है एंड जो डेड बॉडीज होती है उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजती। पुलिस वालों को जो शबनम की स्टेटमेंट्स है वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड लग रहे होते हैं। तो शबनम ने बोला होता है कि जो अटैकर्स थे वो छत के रास्ते से बालकनी के रास्ते से आए थे, सबको मारा और चले गए। शबनम का घर बहुत ही ज्यादा मजबूत और प्रोटेक्टेड था। 2 स्टोरी ये बिल्डिंग थी। जो मेन गेट था वो लोहे का था और वो अंदर से बंद था। किसी भी तरीके की फोर्स्ड एंट्री के साइन नहीं थे। धक्का मुक्की करके घर के अंदर आने की कोई भी साइन नहीं थे। कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला जो ये बता सके कि बहुत सारे लोग घर के अंदर आए, अटैक किया और वापस से भाग गए। मेन गेट अंदर से बंद था। जो टेरेस था उस पे किसी को भी चढ़ने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होगी, किसी सीढ़ी की जरूरत होगी, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तो इम्पॉसिबल सा लग रहा था कि कोई इतनी लंबी दीवार क्लाइंब करके छत में जा सकता और फिर अटैक कर सकता। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी था कि 7 लोगों को मारना किसी एक इंसान का काम नहीं हो सकता। उसको 2-3 लोगों को साथ में लेके आना पड़ेगा या फिर ये कोई ग्रुप हो सकता है जिसकी चपेट में शबनम की फैमिली आ गई। किसी भी तरीके का कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला, गेट के पास से नहीं मिला, क्राइम सीन से नहीं मिला। इसके अलावा किसी भी तरीके के फुटप्रिंट्स बरामद नहीं हुए, कोई भी स्ट्रगल मार्क नहीं था, कोई भी फोर्स एंट्री का साइन नहीं था, जो कि बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर पुलिस वालों को लग रहा था, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स को लग रहा था। लेकिन यहाँ पे ये भी कंफर्म नहीं था कि कोई नहीं आया, क्योंकि शबनम को देखते हुए सभी की सिंपैथी शबनम की साथ थी, क्योंकि एक ही झटके में उसकी पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। तो उस पर शक करना तो दूर, उसके साथ सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी होती है लोगों की। शबनम के पिता शौकत अली का किसी से भी कोई झगड़ा नहीं था, कोई डिस्प्यूट नहीं था जिससे हम ये समझ सके कि उनके दुश्मन घर पे आते हैं, फैमिली को खत्म करते हैं और भाग जाते हैं। ऐसा भी कुछ भी नहीं था। पर इसके अलावा एक सिंगल एविडेंस भी नहीं मिल रहा होता। इस पूरे के पूरे केस में सबसे पहला ब्रेक मिला था पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक ऐसी इंफॉर्मेशन आई जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। इस मास मर्डर में जितने लोगों की डेथ हुई, सबके बॉडी में, सबके सिस्टम में ड्रग मिला, स्लीपिंग ड्रग मिला। तो इसका मतलब ये तो जरूर था कि अटैक के टाइम पे शबनम की पूरी फैमिली सो रही थी। और इससे एक चीज और क्लियर होती है कि ये प्लान किया हुआ क्राइम है, ये पहले से सोचा गया हुआ क्राइम है कि पहले हम जहर देंगे फिर इस तरीके से मारेंगे। तो ये तो कंफर्म हो गया था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि पहले जहर दिया गया है, पहले ड्रग दिया गया है, उसके बाद फिर इन सभी को मारा गया। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो चुकी थी। अब इस पूरे मामले में धीरे धीरे करके शबनम की हालत बद से बदतर होती जाती है। तो पुलिस वालों ने शबनम को हॉस्पिटल में एडमिट भी करा दिया होता है एंड वो अपने लेवल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। पुलिस वालों ने सोचा कि क्यों ना शबनम पे ही थोड़ा ध्यान रखा जाए एंड इसकी शुरुआत हुई उसकी कॉल डिटेल्स देखने से। कॉल डिटेल्स जैसे ही पुलिस वालों ने शबनम के देखे, उन्होंने एक नंबर आइडेंटिफाई किया जिससे शबनम बहुत ही फ्रीक्वेंटली बात करती है एंड पिछले कुछ टाइम पे तो हद से ज्यादा उसने बातें करी। तो जिस शख्स का नाम आया उस शख्स का नाम है सलीम। सलीम शबनम का फ्रेंड था एंड वो बहुत ज्यादा बातें किया करते थे। शबनम से पूछते हैं कि ये कौन है, सलीम कौन है जिससे तुम इतनी बातें करती हो। तो शबनम ने बताया कि सलीम उसका दोस्त है एंड वो उससे बातें करती रहती है।
इस पूरे की पूरे कॉल रिकॉर्डिंग एनालिसिस में दो चीज़ें और पुलिस वाले बहुत खास तरीके से गौर करते हैं। वो सबसे पहला ये होता है कि जिस टाइम पे अटैक हो रहे थे, या फिर शबनम ने बताया कि जिस समय पे अटैक हो रहे थे उस समय पे एग्जैक्टली उस टाइम पे शबनम अपने फ़ोन से सलीम से बात कर रही थी। और ये क्वेश्चन पुलिस वालों ने फिर से पूछा। घर वालों की ऐसी हालत देख के इतना ज़्यादा डर गई थी कि उसे मदद की ज़रूरत थी और उसने सलीम को फ़ोन किया। पर यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि मोहल्ले वालों को जब बुलाया शबनम ने तो चिल्ला के बुलाया, फ़ोन करके नहीं बुलाया। वो चिल्ला दी थी, बहुत ज़्यादा चिल्ला दी थी, अनकॉन्शियस हो गई थी, बट किसी को फ़ोन करके नहीं बुलाया। इसके अलावा जो पुलिस कंप्लेन थी वो भी उसके मोहल्ले वालों ने फाइल करी थी। शबनम ने खुद से पुलिस को फ़ोन करके इन्फॉर्म नहीं किया। अब इन सारे एविडेंसेस का जवाब शबनम सही से दे नहीं पा रही थी और अब शबनम इस पूरे के पूरे केस में बन चुकी थी प्राइम सस्पेक्ट। जब ये केस हुआ था तो एक ही घर के 7 मेंबर सब मर चुके हैं, ये सोच के बहुत ज़्यादा सिंपैथी शबनम के पास आई थी। यूपी की गवर्नमेंट ने 11 लाख रुपए इनाम देने की भी घोषणा करती थी, लेकिन पुलिस वालों की रिक्वेस्ट से जब तक के ये कन्विक्शन नहीं हो जाती तब तक के उन्होंने इस पैसे के अमाउंट को रुकवा दिया। अब इसके बाद एक ऐसी रिपोर्ट आई जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी। पुलिस वाले भी शॉक में चले गए। इसकी एक्सपेक्टेशन किसी को भी नहीं थी। वो थी शबनम की रिपोर्ट। अब आप याद करो, जब मैं कह रही थी शबनम की हालत खराब होती जा रही थी, पुलिस वालों ने शबनम को हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। अब इस हॉस्पिटल में बहुत सारे टेस्ट हुए थे, उन टेस्ट की रिपोर्ट अब आ चुकी थी। पुलिस वालों को ये भी तो चेक करना था कि जब पूरी की पूरी फैमिली की बॉडी में पॉइजन आ रहा है तो क्या शबनम की बॉडी में भी पॉइजन है? तो ऐसा नहीं था। घर वालों की बॉडी में तो पॉइजन था, बट शबनम की बॉडी में पॉइजन नहीं था। इस पूरी की पूरी रिपोर्ट में एक ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस केस के लिए बनी, और वो थी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में ये बताया गया दैट शबनम इज 4 वीक प्रेग्नेंट। तो शबनम 4 वीक प्रेग्नेंट थी एट द टाइम ऑफ क्राइम, और शबनम तब 25 साल की थी। सभी को पता है कि इंडियन कम्युनिटीज में शादी के पहले बच्चा टैबू माना जाता है। आज की डेट में फिर भी आप अपने पेरेंट्स से शेयर कर सकते हो कि कैटेगरी में आता था, यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप इस केस के लिए साबित हुआ। इसके बाद शबनम ने कन्फेस करा कि सलीम और शबनम रिलेशनशिप में है। अब यहाँ पे चीज़ें क्लियर होने लग गई थी धीरे धीरे। अब यहाँ पे धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होने लग गई थी कि शबनम की बॉडी में पॉइजन क्यों नहीं है, या फिर शबनम अटैक के टाइम पे सलीम से फ़ोन पे बात क्यों कर रही है। यहाँ पे पुलिस सलीम को भी इंटेरोगेशन के लिए पकड़ती है। जो पुलिस है वो और भी मेंबर्स से इस बात की कंफर्मेशन कराती है कि क्या सच में सलीम और शबनम एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है, और यही ही कंफर्म उनके फैमिली मेंबर्स एंड दोस्तों ने कराया कि हाँ, सलीम और शबनम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, बट घर वाले उनके अगेंस्ट थे। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि घर वाले सलीम और शबनम की शादी के खिलाफ थे। और क्यों खिलाफ थे? क्योंकि शबनम बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, वो डबल MA थी और पेशे से टीचर थी। वहीं पे सलीम सिर्फ क्लास 5 ड्रॉप आउट था, इन वो कोई भी काम नहीं करता था। इसी वजह से शबनम की फैमिली इस शादी के लिए राजी नहीं हो रही थी। शबनम ने बहुत दिनों तक, बहुत टाइम तक अपने घर वालों को कन्विंस करने की कोशिश करी, पर घर वाले तब भी नहीं मान रहे थे। उन्होंने इसे अलाउ भी नहीं किया। हमेशा वो गुस्सा हो जाते थे और घर पे बहुत बहस होती थी सिर्फ इसी कारण से। तो पुलिस वालों को यहाँ पे एक मोटिव बनता हुआ दिख रहा था सलीम और शबनम की साइड से। तो अब इस पॉइंट तक सलीम भी पुलिस कस्टडी में आ चुका है। पुलिस वालों ने बहुत ही स्ट्रिक्टली जब इन्वेस्टिगेशन करी, इंटेरोगेशन करी, तो सलीम ने सारा सच बता दिया। सलीम ने एक एक सच पुलिस वालों के साथ शेयर किया। तो सच ये था कि जिस दिन ये अटैक हुए उस दिन ये शुरुआत हुई चाय से। ये जो ड्रग है ये सलीम ही शबनम को लाके देता है, और वो चाय में मिला के अपने घर के सभी इंसानों को पिला देती है, खुद नहीं पीती। सबको जैसे ही ये चाय पिलाती है, सबको बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है और वो अपने अपने प्लेसेस पे जाके सोने लग जाते हैं। जैसे ही शबनम ये कंफर्म करती है कि सारे के सारे लोग अब सो चुके हैं, वो सलीम को बुलाते हैं। सलीम अपने साथ
हथियार लेके आता है। सब एक एक करके अपने घर के सभी मेंबर्स को सलीम और शबनम मार डालते हैं। इसके अलावा जो 10 महीने का बच्चा था उसकी बॉडी के साथ स्ट्रैंगुलेशन परफॉर्म किया गया था, मतलब उसका घड़ा घोट के ही उसे मारा गया था, क्योंकि वो छोटा बच्चा था, अपने आप तो जहर खा नहीं सकता था, तो इस वजह से उसे स्ट्रैंगुलेट करके उसका गला दबा के उसे मारा गया। तो अब इस पॉइंट तक शबनम ने अपने बयान बदल दिए थे और जो सलीम है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बता रहा था। सलीम का कहना ये था कि उसका इस क्राइम में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो भी किया जा रहा है वो सब और सब शबनम का है। शबनम का कहना ये था कि उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सलीम आया और उसने ही सबको मार दिया, उसमें शबनम का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये दोनों ही अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी अपनी बातें रख रहे थे। सलीम और शबनम ने मिलकर अपने ही घर के 7 लोगों को जान से मार दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि वो एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिता सके। और जैसे ही शबनम को ये पता लगा दैट शी इज प्रेग्नेंट, उसे अब ये पता लग चुका था कि घर वाले शादी के लिए तो नहीं मान रहे हैं, पर बिना शादी के बच्चे को तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से सलीम के साथ मिलकर शबनम ने ये प्लान बनाया और इस प्लान को बखूबी एग्जीक्यूट करा। बट ये सारी की सारी जो स्टोरी है पुलिस वालों के सामने आ ही गई। अब इन दोनों ही क्रिमिनल्स को सजा मिली मौत। लोअर कोर्ट्स में इन्होंने हायर कोर्ट्स में अप्लाई करा, बट हर एक कोर्ट में इन्हें मौत की सजा बरकरार रखी गई। और इसके साथ ही साथ आज़ाद भारत की शबनम पहली महिला ऐसी बनती है जिसे फांसी की सजा सुनाई गई। इसके बाद जेल में रहते हुए 8 महीनों के बाद शबनम ने अपने बेटे को जन्म दिया। एंड जब तक वो 8 साल का नहीं हो गया, शबनम उसके साथ ही रहती थी, उसे पढ़ाती थी, उसे नंबर्स याद करवाती थी, लेटर्स याद करवाती थी। एंड उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसके अलावा शबनम अपने ही साथ रह रहे कैदियों के बच्चों को भी पढ़ाया करती थी। अब इन 8 सालों के बाद शबनम का बेटा शबनम के साथ जेल में नहीं रह सकता था, तो उसे अडॉप्शन के लिए देना ही पड़ता। यहाँ पे जो शबनम का फ्रेंड था मोहम्मद सैफी, वो इस बच्चे को अडॉप्ट करता है। ये जो शबनम का फ्रेंड था वो उसके कॉलेज का फ्रेंड था। इन कॉलेज में शबनम इसकी फीस दिया करती थी, तो इसी एहसान को उतारने के लिए उसने शबनम के बच्चे को अडॉप्ट किया। उसका निकनेम है बिट्टू। बिट्टू अभी अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जी रहा है और ये जरूर चाहता है कि उसकी माँ को फांसी ना। तो शबनम को और सलीम को अभी तक फांसी नहीं हुई है। सारी के सारे कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो सजा है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल जाए। सो अभी जो शबनम का बेटा है बिट्टू, वो अपने नॉन बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ रहता है। एंड वो बहुत ही अच्छा है पढ़ाई में, बहुत अच्छे से सबसे रिस्पेक्ट से बात करता है, ऐसा कहना है शबनम का और उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स। शबनम और सलीम ने कई बार मर्सी पिटीशन भी अप्लाई करा, पर ये मर्सी पिटीशन हर बार रिजेक्ट होता रहा। रिसेंटली 2020 में बिट्टू ने, मतलब शबनम के बेटे ने, प्रेसिडेंट से यह अपील करी है कि उसकी मां की सजा मौत से आजीवन कारावास में कर दी जाए। वो पोस्टर्स के साथ, बैनर्स के साथ कन्विंस कर रहा है कि काश उसकी मां की जो मौत की सजा है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदले, बट अभी तक ऐसा कोई भी अपडेट नहीं। तो ये थी पूरी की पूरी स्टोरी शबनम केस की, जिसे हम अमरोहा मर्डर केस या अमरोहा मास मर्डर के नाम से भी जानते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम और ही इसी तरीके की वीडियोस एंड केस स्टडीज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।